हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका परीक्षा सारथी में। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हो गए या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आज है 11 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। चलिए जी, देखते हैं सबसे पहले कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। जो हमने ये स्टडी पढ़ा है उसका एक शॉर्ट क्विक रिकैप यहाँ पे कवर कराया जाता है ताकि आपका एक बार रिविज़न हो जाए। उसके बाद देखेंगे जी वेदर यू रिकॉल। यहाँ पे करते हैं हम MCQ की प्रैक्टिस, जिसके आंसर आप लोग मुझे देते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर देखेंगे डे टू डे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट नेपाल से रिलेटेड, वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 13,000 प्रिजनर्स जेल से भाग गए। अब ये इससे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। ठीक है, न्यू फ्रेंच PM आए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हिमाचल फुली लिटरेट स्टेट बना है, हिमाचल प्रदेश फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड GS पेपर 2, जहाँ पे एजुकेशन एक सेक्शन है, एक टॉपिक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड क्रिटिकल मिनरल्स। यहाँ पे क्या किया गया है सरकार की तरफ से, क्रिटिकल मिनरल्स को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो पब्लिक कंसल्टेशन होता है उससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बिकॉज जो भी क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ये डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होती है इनकी। ठीक है, इसीलिए पढ़ेंगे इससे रिलेटेड वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट देखेंगे जी PIB क्रिस्प। यहाँ पे शॉर्ट क्रिस्प न्यूज़ को डिस्कस किया जाता है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑल एग्जाम्स को कवर करता है। उसके बाद हम देखेंगे मैपिंग, देन वोकैब भी आपके APFO जैसे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स को एक रिकैप से। जेन जी स्कोप इन पार्लियामेंट, PM KP शर्मा ओली ने रिज़ाइन कर दिया था। ये तो खैर बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे इतना है ये आजकल। ठीक है, CP राधाकृष्णन न्यू वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया की। तो हमने कल क्या पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल्स जी, 63 to 71 कवर करता है वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है आफ्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला कौन है, पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये जो इनका इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ बोथ elected and nominated members of both the houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Single transferable vote proportional representation and secret ballot से इनका इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर आपको रिवाइज करना है लक्ष्मीकांत में, राइट? वो आपने किया कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वालिफिकेशन क्या, इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, 35 ईयर्स इनकी मिनिमम एज है। ठीक है, उससे नीचे नहीं। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। राज्यसभा की मेंबरशिप में कितने लगते हैं, मिनिमम 35 ईयर्स लगते हैं एंड लोकसभा में 30 ईयर्स। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। टेन्योर क्या है, 5 ईयर्स है, बट कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक उनका सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया जाता। ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट। ये क्या करते हैं, ये टाई के केस में कास्टिंग वोट करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था कि 150 यहाँ से येस कह रहे हैं किसी बिल से रिलेटेड, 150 यहाँ से नो कह रहे हैं, राइट? देन व्हाट विल हैपन, राज्यसभा के चेयरमैन अपना एक कास्टिंग वोट देंगे। फर्स्ट कौन बने थे वाइस प्रेसिडेंट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था जब 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे थे टीचर्स डे, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, एंड अभी करंट कौन है, CP राधाकृष्णन, जो अभी न्यूली अपॉइंटेड है। आर्टिकल 200 SN2 बिल, यहाँ पे मैंने आपको एक टसल वो बताई थी बिटवीन ऑपोजिशन वाले स्टेट्स इन द गवर्नमेंट। स्टेट्स में अगर ऑपोजिशन वाली सरकार है तो क्या होगा, गवर्नर से
एक टसल सा क्रिएट हो गया है। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रख देते हैं बिल्स को, अपने पास ही बिल्स को रख देते हैं, तो टाइम लिमिट फिक्स नहीं करी गई है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे कल कहा था कि हम कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं कर सकते, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि रीजनेबल टाइम में गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर्स का बिल वापस करना चाहिए। गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के तहत कुछ पावर्स हैं। पहली, एसेंट यानी कि हाँ कह सकता है, विदहोल्ड ना कह सकता है, रिटर्न कर सकता है बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन अगर वो मनी बिल नहीं है तो। अगर लेजिस्लेचर इसे अगेन पास करता है तो गवर्नर को एसेंट हामी भरनी पड़ेगी, हाँ कहना पड़ेगा। रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो उस बिल को रिजर्व कर दिया जाता है। आर्टिकल 201 किससे रिलेटेड है ये पावर? स्टेट लेजिस्लेचर के बिल से रिगार्डिंग पावर है किसकी? प्रेसिडेंट की। इनके पास भी कुछ पावर्स हैं। क्या कर सकते हैं? एसेंट कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं एंड या फिर रिटर्न कर सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए जब तक वो मनी बिल नहीं है, राइट। मनी बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा, रिटर्न नहीं किया जाएगा, चाहे गवर्नर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे यूनियन लेजिस्लेचर हो या ये स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, याद रखेंगे। ये लेजिस्लेचर अगेन इसे पास करता है तो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए दोबारा से रख दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बिल्कुल बाउंड हो गए उस पर साइन करने के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ओनम के बारे में। हाँ जी, ओनम क्या है? ओनम मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पे सेलिब्रेटेड टू ऑनर द होम कमिंग ऑफ असुरा किंग महाबली, ठीक है, कि वो पीस एंड प्रोस्पेरिटी लेके आते हैं, इस वजह से ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? देन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्चेस हिस्टोरिक यूपीओ इंटीग्रेशन एट द यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस इन दुबई। क्रॉस बॉर्डर जो रिमिटेंसेस ट्रांसफ़र होता है उसे और एफिशिएंट बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए यहाँ पे यूपीआई को दुबई की ट्रांजैक्शन वाले मैकेनिज्म से लिंक किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कॉन्टिजेंट डिपार्ट्स फॉर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जपद। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जी जपद, कंडक्ट की जा रही है। ये रशिया में। होस्ट कौन कर रहा है? रशिया। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? 2025 की जपद रशिया में हुई थी। चलिए जी देखते हैं वेदर यू रिकॉल। हाँ जी, जपद 2025 ये क्या है? बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है होस्टेड बाय रशिया। काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है ऑर्गेनाइज्ड बाय एससीओ। या फिर ये डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है कंडक्टेड अंडर बिम्स्टेक। आप लोग मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू आर्टिकल 201। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट इज़ पास्ड अगेन, द गवर्नर में गिव एसेंट विदाउट रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट ने वापस करा दिया रिकन्सिडरेशन के लिए एंड विद और विदाउट अमेंडमेंट। अगर ये दोबारा से प्रेसिडेंट ये दोबारा से भेजा गया वहाँ से रिकन्सिडर करके, तो गवर्नर उसे हाँ कह देंगे, ठीक है, और प्रेसिडेंट को रेफर नहीं करेंगे। इज़ दिस ट्रू और नॉट? ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे। इफ़ द बिल इज़ पास्ड अगेन इट मस्ट अगेन बी रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि यहाँ पे अगर ये दोबारा से दोबारा से बिल पास किया जाता है तो ये रिज़र्व कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। कृपया करके मुझे आप लोग आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे आंसर दिया करिए। इससे क्या होती है? आप ही की प्रैक्टिस होती है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि बिना एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए प्रीलिम्स नहीं होगा एंड बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए मेंस नहीं होगा। चलिए जी देखते हैं डे टू डे। आज नेशनल फॉरेस्ट मैटर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है।
उन्हें ऑनर किया जा रहा है जिन्होंने अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, कुछ नहीं, आप इसकी डेट याद रखेंगे एंड थीम याद रखेंगे और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को ये मनाया जाता है, जो इस बार का 11 सितंबर को, 11 सितंबर इन 2025। यहाँ पे थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी इंटरनेट पे, राइट, कि सैटरडे ऑफ सितंबर, बट वो टुडे इज़ नॉट सैटरडे, राइट। बट ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 11 सितंबर या फिर 14 सितंबर के आसपास ये मनाया जाता है। थीम क्या है जी इसकी, लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड लर्निंग। नेक्स्ट क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है, दिग्विजय। दिग्विजय दिवस इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है जब स्वामी विवेकानंद की जो हिस्टोरिक स्पीच दी थी उन्होंने शिकागो में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, ठीक है, 1893। तो ये उससे रिलेटेड यहाँ पे ये दिग्विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए जी, फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। 13,000 प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम जेल्स इन नेपाल एमिड वायलेंट प्रोटेस्ट एंड क्लैशेस। 13,000 प्रिजनर्स इन ऑल 77 डिस्ट्रिक्ट क्या हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे कि कैसे जो भी सोशल मीडिया बैन है वो कैसे इतना वायलेंट प्रोटेस्ट लेके आ सकता है। तो आप दोनों के व्यू पॉइंट को रखेंगे कि हाँ, सरकार कह रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है और ये बात सच है, होती भी है। हम देखते हैं, अपने इंडिया में ही देखते हैं कितना हिंदू मुस्लिम होता है, ठीक है। दूसरी बात, आप सिटीजन्स का व्यू पॉइंट भी रखेंगे कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन जैसे रीजंस को पॉइंट आउट किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, जिस वजह से सरकार ने इन आवाज़ों को दबाने के लिए सोशल मीडिया बैन किया, ठीक है। आप दोनों के व्यू पॉइंट को आप रखेंगे। नेक्स्ट एक है जी सुशीला कर्की। सुशीला कर्की ये फॉर्मर फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल है। इन्हें इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की मांग की जा रही है, ठीक है, एंड उन्होंने एग्री किया है, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट कौन बनाएंगी, सुशीला कर्की। ये नेपाल की फॉर्मर फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है। नाउ कर्की कुड पोटेंशियली बिकम नेपाल्स फर्स्ट वुमेन पीएम in addition to being first woman chief justice of Nepal. Next important, न्यू फ्रेंच पीएम enters amid protest। यहाँ पे न्यू फ्रेंच पीएम का बस आप नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। नाम क्या है, सेबास्टियन लेकुमो, ठीक है। फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट, हाउ जियो टैगिंग ऑफ बिल्डिंग्स विल वर्क ड्यूरिंग सेंसस, हाउ इट विल हेल्प। बेसिकली इस न्यूज़ में क्या डिस्कस किया गया है, 2027 में जो अपकमिंग सेंसस आ रहा है, राइट, उसमें बिल्डिंग्स की जियो टैगिंग होगी। जियो टैगिंग इस क्या होती है, एक्चुअल प्लेस पता लगाना है। एक्चुअल प्लेस कैसे पता लगाएंगे, लैटिट्यूड विद लॉन्गिट्यूड। बात समझ आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जियो टैगिंग की जाएगी बिल्डिंग्स की। ये फर्स्ट सेंसस होगा जो डिजिटली कंडक्ट किया जाएगा एंड पीपल विल हैव द ऑप्शन ऑफ सेल्फ इनुमरेशन, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल कास्ट विल बी काउंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931। 1931 से अब जाके फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल कास्ट के मेंबर्स काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे सारे बिल्डिंग्स को जियो टैग्ड किया जाएगा, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब जियो टैगिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, मार्किंग ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का एक जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वहाँ पे मार्क करना, ठीक है, कि इस बिल्डिंग की एक्चुअल लोकेशन क्या है। ऑन अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप, GIS is a computer system that captures, checks and displays data on specific positions, ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या स्पेसिफिक पोजीशन है किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की या किसी पर्टिकुलर लोकेशन की, ये GIS के थ्रू पता लगाया जाता है। और GIS में क्या होता है, वही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की एक्चुअल पोजीशन वहाँ पे
डिटरमाइन की जाती है, डिमार्केट की जाती है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आपको पता होगा, ज्योग्राफी की 6 क्लास है, ये NCERT में मेंशन है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस दैट यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ ग्लोब। ग्लोब में एक पर्टिकुलर प्लेस की क्या लोकेशन है, ये किससे डिटरमाइन किया जाता है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। ठीक है जी। नेक्स्ट, लैटिट्यूड आर द पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस। ग्लोब में ऐसे करके हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस होती हैं जो इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ऑन अ इक्वेटर, फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से ये वाली प्लेस कितनी दूर है, ये किससे पता चलता है? लैटिट्यूड से पता चलता है। एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करते हैं एंड ये ईस्ट टू वेस्ट लोकेशन दिखाते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करेंगे बट ईस्ट टू वेस्ट लोकेशन दिखाएंगे। प्राइम मेरिडियन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच यूके, बहुत बेसिक चैप्टर है। ठीक है, ये वाला ज्योग्राफी का आपको पढ़ के रखना है अच्छे से। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग देखिए कि द फर्स्ट सेंसस, द पॉपुलेशन सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड सिंस 1872। 2027 जो सेंसस है वो कितना है, कौन सा वाला है? 16th सेंसस है। ठीक है, अ रेंज ऑफ डेटा इंक्लूडिंग हाउसिंग कंडीशन, एम्यूनिटीज, एसेट्स, वो डेमोग्राफी, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेसी, एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन, फर्टिलिटी, इन सबको कैप्चर किया जाता है सेंसस में। हेड काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स एट द विलेज, टाउन, वार्ड लेवल्स। ठीक है, इंडियाज़ पॉपुलेशन कितनी थी? मार्च 1, 2011 में कितनी थी? 1.21 बिलियन पॉपुलेशन थी। अब ये एस्टिमेट किया गया था, आपको पता है ना, इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री बन गई है पॉपुलेशन की टर्म्स में, बाईपासिंग चाइना। ठीक है, जियो टैगिंग विल बी डन ड्यूरिंग द हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। द फर्स्ट फेज ऑफ द जो सेंसस होगा वो कंडक्ट किया जाएगा अप्रैल से सितंबर 2026 में। ठीक है, ड्यूरिंग विच ये सेकेंड फेज ऑफ द पॉपुलेशन इनमरेशन होगा, ड्यूरिंग विच डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ बीन, अब ये जो जियो टैगिंग है ना, ये पहले भी पायलट बेसिस पे की जा चुकी है, स्मॉलर स्केल पे की जा चुकी है। कहाँ पे? जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कंडक्ट किया जा रहा था, आज जब ये स्कीम को लागू किया जा रहा था तो भी जियो टैगिंग की गई थी। फॉर किस लिए की वो किया जाता है? टू टारगेट एक्चुअल बेनिफिशरीज, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ इज हिमाचल डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट। व्हाट डज दिस मीन? हिमाचल प्रदेश फिफ्थ फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है आफ्टर गोवा, लद्दाख, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। ये वाला मैंने अभी आपको कवर कराया था, ठीक है, 1-2 दिन पहले। हाउएवर मतलब इनमें से कोई सा भी स्टेट ऐसा नहीं है जिनके पास 100% लिटरेसी हो, बट ये फुल्ली लिटरेट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का हम देखेंगे तो 99.3%, गोवा का 99.72%, मिज़ोरम का 98.2%, त्रिपुरा 95.6%, लद्दाख 97%, राइट। ये तो इनका लिटरेसी रेट है। अब लिटरेसी बेसिकली पढ़ते हैं क्या होती है लिटरेसी। लिटरेसी होती है, साक्षरता क्या होती है? बेसिकली द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्यूट विद कॉम्प्रिहेंशन, that is to identify, understand and interpret, create। इसके साथ क्या होनी चाहिए? क्रिटिकल लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या डिफाइन करती है? फुली लिटरेसी, जिसने 95% अचीव कर ली हो लिटरेसी, उसे फुली लिटरेट करार कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए गए थे।
अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अ लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द पीपल ओवर 15 हु मे हैव नॉट अटेंडेड स्कूल। 15 साल तक के लोगों के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम चलाए गए थे जिन्होंने स्कूल को अटेंड नहीं किया है। लॉन्च किया गया था इन 2022। इसका एम क्या है? अचीव करना है 100% लिटरेसी बाय 2030। ठीक है, SDG गोल है जो UN का, एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 ऑफ इंडिया से ये अलाइन करता है। ठीक है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी क्या कहती है कि एडल्ट की एजुकेशन जो होनी चाहिए वो 100% अचीव करनी है। यहाँ पे आप ये दो चीज़ें आप अपनी GS पेपर 2 एजुकेशन वाले सेक्शन में लिख के आएंगी। द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1978 टू एलिमिनेट इलिटरेसी। 15 से 35 साल तक के ग्रुप में जो इलिटरेसी है उसे एलिमिनेट करने के लिए नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है साक्षर भारत यानी कि लिटरेट इंडिया। मिशन रन फ्रॉम 2009 टू 18, मेंट फ्रॉम 15 एजेस या फिर अबव, 15 साल या उससे जो अबव हैं उन्हें फंक्शनल लिटरेसी या न्यूमरेसी पे एडुकेट करना था, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। ठीक है, सेंसस के हिसाब से 2011 वाले सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट ऑफ गोवा इज़ 88, हिमाचल प्रदेश 82, 91 मिज़ोरम, 87 त्रिपुरा। राइट, जो 74% एवरेज है ना, 74% जो एवरेज है ना उससे ग्रेटर है। ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या है, जो पर्सन एजेड 7, ठीक है, 7 साल का बच्चा जो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में, वो कंसीडर किया जाएगा लिटरेट। लिटरेसी रेट वुमेन का क्या है अभी याद रखेंगे। ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दीज दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर योर GS पेपर 2 एजुकेशन में स्टार्ट करेंगे आप। एजुकेशन वाला आंसर ना आप डाटा से स्टार्ट करेंगे, वो वहाँ पे एजुकेशन तो डिफाइन नहीं करेंगे, राइट, डाटा चाहिए होगा आपको उसके लिए। अमंग वुमेन लिटरेसी रेट वॉज 64.6% एंड मेन का क्या है 80.9% या फिर आप बोलेंगे 81% रेट परसेंट क्या है लिटरेसी रेट है अमंग मेन एज पर अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। नेक्स्ट, नो पब्लिक कंसल्टेशन ऑन माइनिंग ऑफ क्रिटिकल एंड एटॉमिक मिनरल्स। यहाँ पे क्या कहा गया है सरकार की तरफ से कि जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स होते हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, हम उसमें कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं कंडक्ट करवाएंगे क्योंकि ये नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल मिनरल पे हमारी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज़ पे। फॉर एग्जांपल हम चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो खुद की कंट्री में भी एक्सप्लोर करने होंगे हमें क्रिटिकल मिनरल्स ताकि चाइना पे डिपेंडेंसी हटे, और जिसके लिए सरकार कह रही है कि हम पब्लिक कंसल्टेशन नहीं लेंगे। Center already has a separate category for a critical minerals on its online clearance window portal Parivesh. Parivesh related to environment, right? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से की रिक्वेस्ट जब की गई तो परिवेश लाया गया। परिवेश इज़ बेसिकली वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स को लिस्ट किया गया है ऑनलाइन क्लियरेंसेस के लिए। AIA is a notification is a key government regulation that is central to screening and appraising the impact of the development and the industrial project. डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के बाद जो इम्पैक्ट है हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, कम्युनिटीज़ पे, उसे एसेस करना, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का काम है। इस नोटिफिकेशन के तहत क्या है, लीगल प्रोसेस है, यानी कि वो जो पब्लिक कंसल्टेशन है ये एक लीगल प्रोसेस है। उनको सुनना पड़ेगा जो कम्युनिटीज़ इफेक्ट हो रही हैं एंड रिटन में, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। 24 क्रिटिकल मिनरल्स शेड्यूल ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स में
का जो एक्ट है 1957 में इंक्लूड किया गया है, राइट, लिस्टेड किए गए हैं, जिसमें इंक्लूड होता है लिथियम, निकल, टंगस्टन, टाइटेनियम, ग्रेफाइट, राइट। ये क्रिटिकल मिनरल के लिए सरकार अब कह रही है। अगर ये स्टेटमेंट बन के आ गया ना तो कंफ्यूज मत होइएगा, डरिएगा मत एग्जाम में। एग्जामिनेशन में अगर ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं क्रिटिकल मिनरल्स में तो अब कोई कंसल्टेशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ठीक है कि नहीं करेंगे। सरकार ने अभी रिसेंटली कहा है कि नहीं करेंगे हम क्रिटिकल मिनरल पे पब्लिक कंसल्टेशन, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल बहुत ही क्रिटिकल है फॉर डिफेंस सेक्टर, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है उनकी। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? बेसिकली एक असेसमेंट किया जाता है जो प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करवा रही है सरकार, कोई डैम बनवा रही है, कोई इम्पोर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, राइट, उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे क्या होगा, इसे एसेस किया जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत। फर्स्ट ये इनैक्ट किया गया था यूएसए में नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट ऑफ 1969 के तहत, फिर लेटर अडॉप्ट किया गया था यूएनईपी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। एंड रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था ना 1992 में, वहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को एक की टूल बताया गया टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। रिवर की वैली में हम जो प्रोजेक्ट लेके आ रही है सरकार, राइट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये इसे सबसे पहली बार चेक किया गया था 1978 में। फॉर्मरली अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, हाँ जी एक्ट आप लोग याद रखेंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को रखा गया है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोटिफिकेशन आई थी इसके 1994 में एंड लेटेस्ट क्या है 2006 में। 2020 में एक नोटिफिकेशन आई है बट ये ड्राफ्ट में है, ठीक है, ये अभी ड्राफ्ट में है, ये अभी नोटिफाई नहीं की गई है। हाँ जी, इसका पर्पस क्या है? वही इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को जांचना है, सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट, इसके एडवर्स इम्पैक्ट को यहाँ पे चेक करेंगी। इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लीगल फ्रेमवर्क अभी आपको बताया ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत आता है। यहाँ पे दो कैटेगरीज को में डिवाइड किया गया है। पहला है नेशनल लेवल का क्लियरेंस, जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए, देन स्टेट लेवल का क्लियरेंस, स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के द्वारा क्लियरेंसेस मिलता है स्टेट की तरफ से, ठीक है। स्टेजेस ऑफ AIA इन इंडिया, सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है कि डिटरमाइन करना है कि इस वाले प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरा इसके की इश्यूज एंड इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। तीसरा पब्लिक से कंसल्ट किया जाता है, स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया जाता है। देन है अप्रेजल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को ये प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि वो अच्छे से इसका इम्पैक्ट जांचे। डिसीजन लिया जाता है ग्रांट करना है या फिर रिजेक्ट करना है इस क्लियरेंस को, ठीक है। एंड कंप्लाइंस आफ्टर क्लियरेंस, यानी कि अगर प्रोजेक्ट बनाने को हाँ कर दिया ना तो इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी अब वहाँ पे कुछ भी करेंगे, ठीक है। सालों सालों तक उसे मॉनिटर किया जाता है कि कहीं अब तो नहीं इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था, क्या पता अब करने लग गया हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जेम्पशंस है इसके सर्टेन प्रोजेक्ट्स जैसे कि डिफेंस। यहाँ पे सरकार ने क्या पॉइंट आउट किया है, क्रिटिकल मिनरल्स डिफेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो डिफेंस हो गया, नेशनल सिक्योरिटी, एमरजेंसी प्रोजेक्ट्स हो गए एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन था जी 2022 का, जिसमें पब्लिक कंसल्टेशन के टाइम को रिड्यूस किया गया एंड काफ़ी सारी एग्जेम्पशंस यहाँ पे रखी गई, ठीक है। अभी जब तक कि नोटिफाई नहीं हो जाता तब तक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी PIB लोकसभा स्पीकर टू इनॉग्रेट 11th CPA इंडिया रीजन
कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु, थोड़ा सा आप लोग फैक्ट ये याद रखेंगे। CPA क्या है जी? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, कहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है? बेंगलुरु में। एंगेजमेंट ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रॉन बताया था आपको, जिसमें INS तीर ने एंड ICGS सारथी, INS शार्दुल ने पार्टिसिपेट किया था, वो अराइव कर चुके हैं ला रीयूनियन एंड पोर्ट लुइस पे रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर विल कंडक्ट नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कंपेइंग 4.2, राइट। कौन कंडक्ट करवा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। नेक्स्ट, नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द UNDP ऑर्गेनाइज द नेशनल वर्कशॉप ऑन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयर्स थर्ड ऑल साइंस एंड टेक क्लस्टर्स मीट हेल्ड इन विशाखापत्तनम। फिर हाँ जी, आजकल ट्राइबल से बहुत रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। GS पेपर 1 एंड 2 के लिए याद रखेंगे, वुलनरेबल सेक्शन, राइट। आदि संस्कृति लॉन्च किया गया है, अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सॉन्ग, स्टोरी, प्रैक्टिसेस को यहाँ पे उसकी विजडम को शेयर किया जाएगा। हाँ जी, वेस्टर्न घाट से 2 न्यू स्पीशीज ऑफ एस्पेरिजिलस को खोजा गया है, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ ऐसे नाम हैं इनके, आप लोग थोड़े बहुत याद रख पाएँ तो रख लीजिएगा, बट ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ से ढूंढा गया है? बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट, दैट इज़ वेस्टर्न घाट। वो दिस इज एस्पेरिजिलस। ये क्या होती है? बेसिकली फंगस होती है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फिलामेंटस फंजाई आर ubiquitously डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस इकोलॉजिकल नीचेस। ये वाली फंजस काफ़ी सारे इकोलॉजिकल नीचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, ठीक है। अब इसकी 2 न्यू स्पीशीज़ फाइंड आउट की गई हैं, कहाँ से? वेस्टर्न घाट से। नेक्स्ट है जी मैपिंग। हाँ जी, आज बताइए मैपिंग किस चीज़ की है? नॉर्थ ईस्ट की हिल्स की। चलिए जी, कंचनजंगा से स्टार्ट करते हैं, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, राइट। फिर डाफला, यहाँ पे आता है डाफला मेरी ओबोर मिश्मी, ठीक है। डाफला मेरी ओबोर मिश्मी, DADMAM, ठीक है। ये सीरीज़ है, यहाँ पे याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन्स की। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो क्या देखिएगा? पटकाई बुम नागा हिल्स, यहाँ पे मिकिर हिल्स पार्ट ऑफ आसाम। बेराल रेंज, गारो खासी जंतिया, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे बेराल रेंज है, यहाँ पे मीज़ो हिल्स है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए डाफला मेरी ओबोर मिश्मी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे क्या है जी? दफ़ा बुम, जो इंडिया को कनेक्ट करता है म्यांमार से, ठीक है। पटकाई बुम, ठीक है जी, याद रखेंगे। देन नागालैंड में नागा हिल्स है, नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सारामाटी। मणिपुर हिल्स में क्या लोकेटेड है? लोकटक लेक। फिर मीज़ो हिल्स, हाँ जी, ब्लू माउंटेन हाईएस्ट पीक है मीज़ो हिल्स की। मैच द फॉलोइंग में UPSC एंड अदर रिलेटेड एग्जामिनेशंस पूछते हैं, ठीक है। मीज़ो हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट, ये वाली त्रिपुरा में, ये वाली रेंज आप याद रखेंगे, अथरामुरा रेंज, चाखन रेंज एंड जम्पुई हिल्स। यहाँ पे देखिए जी, गारो खासी जयंतिया, और गारो की हाईएस्ट पीक जो है वो नोकरेक है। एंड नोकरेक किसकी हाईएस्ट पीक है जी? गारो हिल्स की। यहाँ पे देखिए जी, मिकिर, रेंगमा एंड बेराल रेंज। आप इसे ना इमेजिनेशन के थ्रू आप मतलब दोबारा से इमेजिन करेंगे एंड समझेंगे कि ये वाली हिल्स कहाँ पे, आपको एग्ज़ाम में जल्दी से रिकॉल हो जाएगा फिर, ठीक है। आज का वो कैप वर्ड क्या है?
स्कॉर्चिंग मतलब हॉट एंड ड्राई इनफ टू बर्न और पैच अ सरफेस, ठीक है, जला देने वाली हॉट एंड ड्राई चीज़। ब्लिस्टरिंग, फेरी, सेरिंग, ये से सिजलिंग हो गया, या फिर स्वेल्टरिंग हो गया, बर्निंग। इसका यूसेज एग्जाम्पल क्या है? जैक शोड हिज डिसलाइक प्लेनली इन स्कॉचिंग सैटायर, प्लेनली इन स्कॉचिंग सैटायर। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट करके मुझे आंसर्स बताइएगा एंड बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ आप सजेशंस देने चाहते होंगे, अगर इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ इंक्लूड कराना है या एक्सक्लूड कराना है तो वो भी बताइएगा। शेयर करिएगा वीडियो, अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो अपने साथी सहपाठियों में शेयर करिएगा, ठीक है, ज़रूर से शेयर करिएगा। नेक्स्ट, मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, ठीक है। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक क्लिक जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मुझे एनकरेज करता है मेरी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए। तो आई मीट यू टुमारो, ठीक है जी, कल मिलते हैं, तब तक आप अपना रखेंगे ध्यान। जय हिंद।